वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग केंद्रीय विद्यालय के प्रैक्टिस टेस्ट 1 की प्रैक्टिस कर रहे थे फॉर सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम। और बच्चों, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड किया था सुबह, अभी शाम के 7:32 हुए हैं और अब मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। फिर 31 से 40 हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21, द रोल ऑफ इंडक्टेंस। आपको क्लियर होना चाहिए, इंडक्टेंस का मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है स्प्रिंग, अगर आपको याद हो। और ये भी याद होना चाहिए, सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही ये सेंटेंस आपकी मेमोरी में आता है, सेल्फ इंडक्शन इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट अपोजेस द ग्रोथ एज वेल एज डीके ऑफ करंट, सो द करेक्ट आंसर बिकम्स इनर्शिया। तो सही जवाब हो गया बच्चों इनर्शिया। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर उनको भी हम शामिल कर लें तो प्रेरण कुंडली का जो कार्य होता है वो होता है बच्चों इनर्शिया, यानी जड़त्व, जड़त्व प्रदान करना। इट अपोजेस द चेंज। क्वेश्चन नंबर 22, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए 50 मिली हेनरी इंडक्टर। so value of L is given to you 50 मिली हेनरी कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। I की वैल्यू आपको दी गई है, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो जैसे कोई सोलेनॉइड होती है तो वो अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करती है। इंडक्टर इज नथिंग बट ए सोलेनॉइड। तो प्रेरण कुंडली एक परिनालिका होती है और कुछ भी नहीं। तो एनर्जी स्टोर करती है बच्चों मैग्नेटिक फॉर्म में हाफ एल आई स्क्वेयर। आप ये फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसकी सिमेट्री में, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये स्टोर करती है हाफ एल आई स्क्वायर। तो सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज। यू कैन पुट हियर हाफ, वैल्यू ऑफ एल 50 मिली प्रीफिक्स है, ये याद रखें। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 10⁻³ and square of I, that is 4। so अब हमें मिलता है 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 4, ठीक है। तो ये कट गया और 2 5 जा 10, जैसा आपको पता है। तो 100 वो हो गया और 10 की पावर -3, तो 100 into 10⁻³ is 0.1। यूनिट फॉर एनर्जी इज जूल, so correct option is A, 0.1 joule। Next question is 23, the core of any transformer is laminated so as to। किसी ट्रांसफार्मर की कोर को हम परतदार क्यों बनाते हैं। ट्रांसफार्मर में क्रोड को, कोर को हिंदी में कहते हैं क्रोड को परतदार क्यों बनाते हैं। तो आपको पता है, अगर पूरा एक मेटल का ब्लॉक आपने लिया है ना, इसमें मैं और क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ, कंसेप्ट तैयार करवा रहा हूँ बच्चों। तो इससे रिलेटेड अगर यानी पूरा ब्लॉक है ये सिंगल ब्लॉक, इट इज नॉट लैमिनेटेड, तो इसके आसपास अगर इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसके पूरे वॉल्यूम में, गौर करो बच्चों, वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में एडी की फॉर्म में, अभी भले ही स्क्वायर शेप्ड या रेक्टेंगुलर शेप्ड हो, और जो करंट इंड्यूस होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, सर्कुलर फॉर्म में। एडी बोलते हैं पावर को, है ना। जैसे आपको हिप्नोटाइज करना है तो ये दिस इज कॉल्ड एडी। अगर आपको याद हो, लिंक करें, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता 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 न्यूक्लियस में जाकर गिर जाता, ये किसकी लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड लॉ की, है ना। अगर केमिस्ट्री का याद आ रहा हो, फिजिक्स तो सारी चीजें लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड क्यों किया, जब हम इसको परतों में बांट देंगे काट कर छोटे छोटे स्ट्रिप्स में और उनके बीच लैमिनेशन लगा देंगे, तो ये एडी करंट के जो सर्किट है जो पूरे वॉल्यूम में थे वो ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक हो जाएंगे तो एडी करंट्स मिनिमाइज हो जाएंगे। रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, the reactance of a capacitive AC circuit is X। तो इसको हम XC से दिखाते हैं, तो XC की वैल्यू है X। द फ्रीक्वेंसी डबल्ड एंड कैपेसिटेंस हाफ, ये दो काम हमने किए, तो रिएक्टेंस नया कितना हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। रिएक्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको आता है XC इक्वल टू 1/ωc, विच में बी आल्सो रिटन एज 1/2πfc लिख सकते हैं, है ना। जरूरत पड़ने पर जिस फॉर्मेट का चाहिए उस फॉर्मेट को हम यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी या खाली फ्रीक्वेंसी लिखा है तो हम एफ से उस
उसको लिंक करेंगे, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा होता तो हम ओमेगा से उसको लिंक करते। तो बोले फ्रीक्वेंसी डबल, तो एक्स हो गया आधा, और कैपेसिटेंस हाफ, तो फ्रीक्वेंसी डबल की कैपेसिटी हाफ कर दी, तो बात तो वही हो गई। तो करेक्ट आंसर इज ए, यानी कोई असर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, an alternating voltage is given by V equal to 280, this is VRMS, और V0 this is not VRMS। RMS को हम पीक वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, ये है पीक वैल्यू। RMS को हम पीक वैल्यू नहीं कहते हैं, ध्यान से सुनिए वापस से, RMS को हम इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, जो कि ये नहीं है। ये है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, VM कह सकते हैं इसको। और ओमेगा की जगह आप देख रहे हैं 50 पाई आर है। Connected across a pure resistor, 40 ohm का रेजिस्टेंस है। The RMS current through the resistor is, RMS current क्या होगी उस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो करंट का जो एक्सप्रेशन है वो होता है बच्चों AC सर्किट में V बाय Z। वैसे आप फैमिलियर है I इक्वल टू V बाय R से, और AC सर्किट है तो V बाय Z। तो VRMS कितना है 280। अब बोल रहे हैं प्योर रेजिस्टेंस, यानी उसमें कैपेसिटर या इंडक्टर है ही नहीं, तो ZR के बराबर हो गया। तो सिंपली मुझे को यहाँ 40 लिखना है, और थोड़ी सी काटपीट हम करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन, 0 से 0 कट गया, एंड 4 7 जा 28 होता है, आप जानते हैं, जानते हैं ना, 7 का टेबल 4 का टेबल। ओके, मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं गलत ध्यान हो गया हो, मेरे को याद नहीं हो, भूल गया हो, आप चेक कर लेना है ना, बोल के 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7 ऐसे बोल के चेक कर लेना, तो आपको रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका टेबल। ऐसे मजाक कर। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन बी। तो हम आ गए सेक्शन बी पर, क्वेश्चन नंबर 26। अब सेक्शन बी में आपको 24 में से 20 क्वेश्चन करने। देखो सेक्शन ए तो सारे एक जैसे सवाल थे, MCQ जो भी है, आप को जिसमें डाउट हो बस उसका लास्ट वाला बबल नंबर वाला, क्वेश्चन नंबर वाला फिल कर देना कि हमने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। अटेम्प्ट सारे कर लेना, जिस जिसमें डाउट हो उसको फिल कर आना। तो वो चेक नहीं होंगे जिनमें आप लास्ट वाला बबल फिल करेंगे ना। बबलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसको देखें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, या हमारे डायरेक्टर सर का वीडियो देख लें। BM सर ने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया है वो टोटली इसी पर बेस्ड है। तो सेक्शन बी में हम देखेंगे AR क्वेश्चन आने वाले हैं, और AR क्वेश्चन सरदर्द होता है सब बच्चों का, क्योंकि जिस सोच के साथ वो बनाए गए हैं, अगर वो सोच हम नहीं पकड़ पाते हैं तो कई बार इसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि AR क्वेश्चंस हम जो चॉइस में से 4 छोड़ने हैं, हमको BC करने हैं, तो जब तक हम बिल्कुल डैम श्योर नहीं है, डेड श्योर नहीं है, तब तक हम AR क्वेश्चन को ही चॉइस पे डालें, बाकी सबको कर लें तो बेटर है। हाँ, अगर AR क्वेश्चन के बारे में श्योरिटी है पूरी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तो बच्चों सिलेंडर है, रेडियस है स्मॉल r, लेंथ l, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है हमने पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल है, तो आप डायग्राम बनाकर, डायग्राम अप्रोच आप लगाते हैं अगर, तो सिचुएशन ऐसा कुछ है, ये समझ सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के, सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल है। टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब ऐसा कुछ लिखा नहीं कि चार्ज इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर है, तो जितना फ्लक्स इनकमिंग है उतना फ्लक्स आउटगोइंग है, और फिर आप फॉर्मूला जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 0 because no charge is there inside the cylinder. Question number 27. The equivalent capacitance of the combination between A and B. तो ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन फिगर, वो बोले 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो C की कैपेसिटी क्या होगी, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि वो 4 है इक्विवेलेंट, दैट इज 1/4, तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/C। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1/C आपको मिलता है। और भी डायरेक्ट कर सकते हैं, हवा में भी कर सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो ऐसे कर लें मेरी तरह, इतना समय आपको वहां पर मिलेगा जरूर। तो 4 5 जा 20, 5 माइनस 1 4/20, तो C हो गया 20/4, 20/4 का मतलब 4 5 जा 20, सो 5 माइक्रोफैराड इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज, रिलेटिव परमिटिविटी कह लो इसको, इसको आप कह लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और बच्चों इसी का नाम है, ध्यान से सुनना, इसी का नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो जितनी भी रिलेटिव क्वांटिटीज हैं, कंपटीशन वाले भी सुन लेना, कंपटीशन के लिए भी तैयारी करने के लिए सुन लेना, जितनी भी रिलेटिव क्वांटिटीज हैं एक्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी सब यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। तो सिंपली यूनिटलेस, क्योंकि रेशियो आ जाता है तो यूनिट डायमेंशन कट जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। चार्ज Q को हमने रखा सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड प्लस Q, यहाँ पे रख दिया हमने सेंटर पर। एज शोन द रेशियो ऑफ चार्जेस Q एंड Q। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो पूरी बात क्लियर नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट है, तो फॉर इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं इसके आगे हम, दिस इज द करेक्शन इन दिस क्वेश्चन, यू मे से दिस इज द करेक्शन, कि इसमें सुधार ये करना है हमको। फॉर इक्विलिब्रियम या जीरो पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों ये अगर आप ध्यान से आपने क्वेश्चंस किए तो आपको याद आ जाएगा, ये उसी क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम चाहिए, तो किसी एक चार्ज कोने वाले का इक्विलिब्रियम अगर हम डिस्कस करें तो जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, तो कोई सा एक अट्रैक्शन लगाएगा, कोई दूसरा रिपल्शन लगाएगा। तो आपको याद आ रहा हो तो अगर स्मॉल क्यू हम निकालते थे तो -q/4 आ जाता था, है ना। एक चार्ज नेगेटिव होगा, एक चार्ज पॉजिटिव होगा, नेचर अपोजिट होना चाहिए, एक खींचे एक धक्का मारे, तभी उस पर नेट फोर्स 0 हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें रेशो चाहिए, तो रेशो 4 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, ठीक है। माइनस में आना जरूरी है क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। So -4 is also okay, -1/4 is also okay। पर कैपिटल Q अब छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, उसके हिसाब से देखते हैं हम। तो कैपिटल Q बच्चों चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा होगा तब बात बनेगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना। तो कैपिटल Q छोटा होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और हमसे पूछा है रेशियो Q/Q, सो इट मस्ट बी कैपिटल Q क्योंकि छोटा है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, -1/4। तो इसको चेक कर लेते हैं बच्चों हम एक बार, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30। An electron having charge E, mass m, moving in a uniform electric field E, the acceleration will be, उसका इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा QE, Q की जगह चार्ज E आ गया, फील्ड E है, अपोजिट डायरेक्शन है -E, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय मास m, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया E/m। तो C इज द करेक्ट आंसर। अब बात है क्वेश्चन नंबर 29 की। अगर मैं सॉल्यूशन देखना चाहता हूं तो सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधे इस फाइल में हम, कि आंसर मेरे पास है 29 का -1/4, तो ऑल करेक्ट। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट अगले 10 सवाल मैं लेके आता हूं आपको अगले वीडियो में, मिलते हैं। जस्ट अभी ही बनाने वाला हूँ कंटिन्यूशन में, बस मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया क्योंकि ये 15 मिनट पे पहुंच रहा है वैसे ही। तो चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पीजिए घूंट 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 घूंट, मुंह में घुमा घुमा के, उसका असर देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या इम्पैक्ट आता है। जितनी भी तरह की एसिडिटी है वो क्लियर हो जाएगी और अच्छी भूख लगेगी। तो मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग।